हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित श्रीवास्तव। आप मुझे सुन पा रहे हैं हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएससी फॉर श्योर ऑफिशियल में। जैसा कि इससे पहले वाला वीडियो आपको मिल गया होगा और एक आइडिया आपको लग गया होगा कि हम लोग टारगेट सीपीओ 2020 करके एक नई सीरीज लेकर के आ रहे हैं, जिसमें मैं पॉलिटी के अभी स्टार्टिंग में पॉलिटी के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, जो कि काफी रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया, उसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो अगर आपको इस वीडियो का या इससे पहले के सारे वीडियोस का चैनल का आपको पीडीएफ चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। हिस्ट्री के 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस मैंने अनअकैडमी पर लिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां पर जाकर के हमसे जुड़ सकते हैं। सो दिस इज द पार्ट 2। हियर इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज अंकित कुमार श्रीवास्तव। करेंटली आई एम एन एजुकेटर ऑन अनअकैडमी। आई एम सेलेक्टेड एज अ टैक्स असिस्टेंट कस्टम्स मुंबई through SSC CGL 2017. In SSC CGL 2018 mains examination English language, I got 192 out of 200. I have worked for Wipro Technologies as a project engineer and I am working to found SSC for sure more relevant. All right, moving further, today's first question. So पहला क्वेश्चन आज का आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये रहा. So how many members of the state legislative council are elected by the assembly? ध्यान देना है, विधानसभा द्वारा राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य चुने जाते हैं? अगर आपको इसका आंसर पता है, पॉज करके वीडियो को नीचे कमेंट में आप इसके करेक्ट आंसर्स दे सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन बी, 1/3 ऑफ द मेंबर्स, सदस्यों की 1/3 संख्या। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द 13th लोकसभा, तो आपको यह पता होना चाहिए 13th लोकसभा कौन सी थी। तो हल्का सा हिंट कर देता हूं, ईयर था 1999। आज की जो करंट बीजेपी गवर्नमेंट है, उस टाइम पे बीजेपी के साथ कुछ घटक दल होते हैं जिनके साथ इनका अलायंस होता है। तो एनडीए की गवर्नमेंट थी। एनडीए ने ये वाला इलेक्शन, जनरल इलेक्शन जीता था, जिसमें रूलिंग पार्टी बीजेपी को 180 सीट्स मिली थी। अब क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से स्टेट्स में सारी की सारी सीटें रूलिंग पार्टी जीती थी? ठीक है, in the 13th Lok Sabha elections, in which of the following states did the ruling alliance win all the seats? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी हरियाणा या ऑप्शन डी गुजरात। तो इसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन था गुजरात और हरियाणा में, तो आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा स्टेट में क्लीन स्वीप किया था बीजेपी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following are not appointed by the president? बहुत मोटा सा बुद्धि लगाना, इसमें नहीं वर्ड या नो वर्ड मेंशन है। सो आपके ऑप्शन हैं गवर्नर ऑफ द स्टेट्स, चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट, वाइस प्रेसिडेंट या चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ध्यान देना है आपको, जो हाई कोर्ट के जजेस या चीफ जस्टिस होते हैं, इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है? उस स्टेट का गवर्नर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होना है वो होना है ऑप्शन बी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश। सो चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट की जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट ना करके कौन करता है? उस कंसर्न स्टेट का गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पीरियड विद इन विच अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी मेड बाय द प्रेसिडेंट इज टू बी प्लेस्ड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट फॉर अप्रूवल? राष्ट्रपति द्वारा की गई राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को अनुमोदन के लिए संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष किस अवधि में रखा जाना है? विद इन 1 मंथ, विद इन 2 मंथ्स, विद इन 4 मंथ्स या विद इन 6 मंथ्स? इसमें भी लोगों को कुछ कंफ्यूजन होगा 1 मंथ और 6 मंथ्स में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज विद इन 1 मंथ, 1 महीने के भीतर। यहां पर थोड़ा सा ऑप्शंस के साथ साथ कुछ छेड़छाड़ हो गया है, करेक्ट ऑप्शन होगा विद इन 1 मंथ, है ना। तो एक बार इंडिया में इमरजेंसी लगी थी, इंदिरा गांधी ने लगाई थी 1975 में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके स्क्रीन पर, So what was the exact constitutional position of the Indian Republic when the constitution was brought into force with effect from 26 जनवरी 1950? तो आपको पता होगा हमारा संविधान किस डेट को लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन कह रहा है जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया, उस टाइम पर इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन या
संवैधानिक स्थिति क्या थी? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सॉवरेन सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक या सॉवरेन सेक्युलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो एक लोकतांत्रिक गणराज्य, एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, एक संप्रभु धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, एक संप्रभु धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो आपको पता होगा सोशलिस्ट, सेक्युलर, ये वर्ड कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जोड़े गए हैं, कौन से ईयर में, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फैबियनिज्म इज क्लोजली रिलेटेड टू। तो आप में से बहुत सारे पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स होंगे और उनको ये आंसर बिल्कुल राइटली आता होगा। तो देखो दोस्तों, अगर आप नॉन पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से हो, आप कॉमन सेंस के साथ खेलना चाहते हो, कैलकुलेटेड रिस्क के साथ, तो इंडिया में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी से रिलेटेड एक ही ऑप्शन यहाँ पर हमें दिखता है, दैट इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ठीक है, तो फैबियनिज्म से निकटता से संबंधित है लोकतांत्रिक समाजवाद से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ फेडरल स्ट्रक्चर फॉर इंडिया वाज फर्स्ट पुट फॉरवर्डेड बाय। तो देखो यहाँ पर कंफ्यूजन होगा लोगों को डायरकी में और फेडरल स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो फेडरल स्ट्रक्चर और डायरकी में फर्क होगा। सो डायरकी कब आई थी? 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 के थ्रू इंडिया में जो रूलिंग का जो तरीका था उससे डायरकी को इंट्रोड्यूस करा गया था, जबकि फेडरल स्ट्रक्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आया था। सो ये था भारत सरकार अधिनियम 1935 1935। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, it says which writ is issued by a high court or the supreme court to compel an authority to perform a function that it was not performing। एक उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी की जाती है ताकि किसी प्राधिकारी को यह कार्य करने के लिए बाध्य किया जा सके? निम्नलिखित में से कौन सी वाली? सो लाइक रिट ऑफ सर्टियोररी, हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस या क्वो वारंटी। सो उत्प्रेषण की रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश या यथास्थिति। तो अगर कोई काम नहीं कर रहा, उससे काम करवाना है, आदेश देना है, तो हिंदी में परमादेश की रिट आप लगा सकते हो। इंग्लिश में आप देखोगे तो रिट ऑफ मैंडेमस। रिट ऑफ मैंडेमस इज द राइट आंसर फॉर इट। सो ये जो रिट्स इशू हो रही है ये हमने किस कंट्री से बोरो किया है? आपको पता होगा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी बहुत सारी धाराएं, बहुत सारे जो फैक्ट्स हैं जो हमने बोरो किया है बहुत सारे कंट्रीज से, है ना। तो उनमें से हमने रिट्स किस कंट्री से बोरो किया है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इन केस ऑफ अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउसेस ऑफ अ पार्लियामेंट ओवर अ नॉन मनी बिल, एक गैर धन विधेयक पर संसद के दो सदनों के बीच असहमति के मामले में the bill will lapse, the president may sign it into a law, the president may call a joint sitting of both the houses to consider it, the president may ask both the houses to reconsider it। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा कि जो प्रेसिडेंट है वो एक ज्वाइंट सिटिंग ले सकता है बोथ हाउसेस की पार्लियामेंट की और उसको कंसीडर करने के लिए बोल सकता है। तो ज्वाइंट सिटिंग के से कई सारे बिल्स पास होते हैं, आपने इनके बारे में सुना होगा। ये क्वेश्चन मेरा पेट क्वेश्चन है 9th क्लास से आज तक, इस क्वेश्चन ने पीछा नहीं छोड़ा है, आपका भी पीछा नहीं छोड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो अ मनी बिल पास्ड बाय द लोकसभा इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय द राज्यसभा also when no action is taken by the upper house within। अगर कोई बिल लोकसभा में पास कर दिया गया है, मनी बिल की बात कर रहा हूं, धन विधेयक। सो अगर लोकसभा से धन विधेयक पास करके राज्यसभा को दिया गया है और राज्यसभा 14 डेज तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता है या 14 डेज में वो पास नहीं हो पाता है तो उसे बाय डिफॉल्ट पास मान लिया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? 14 दिन, 14 डेज। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके साथ साथ अगर आप अनअकैडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे आप अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हैं, क्या बेनिफिट आपको मिलते हैं। तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करके जाना। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके से आप अच्छे से तैयारी करते रहिए।
मेरे चैनल पे आपको इसी तरीके से इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलता रहेगा जिसकी क्रेडिबिलिटी आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक से लगा सकते हो। इस तरीके का और भी इंपॉर्टेंट कंटेंट बिना किसी राह भटके, लाइक अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा वीडियो आपको सजेस्ट कर देगा ताकि आपका टाइम वेस्ट हो जाए। तो अगर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, टू द पॉइंट एकदम मोटिवेट होकर सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करना है, देन आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म ज्वाइन करना चाहिए। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर कई सारे कोर्सेज आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो, और अगर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से पढ़ाई करनी है तो आप प्लस कोर्स भी परचेज कर सकते हो जिसकी कीमत वाकई में बहुत कम है। तो अनअकैडमी पर कोर्स एक्सेस करने के लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ता है अपने प्ले स्टोर से, या आप वेब एक्सेस कर सकते हो। गूगल में आपको सिर्फ टाइप करना है अनअकैडमी, आप देखेंगे नीचे अनअकैडमी आ जाएगा, आप इंटर कर देंगे और वेबसाइट पहली वाली आप क्लिक कर देंगे तो आपको unacademy.com खुल जाएगा। तो unacademy.com खुलने के बाद आप देख सकते हो कितने फायदे आपको मिलते हैं लाइव क्लासेस के। आप इंटरेक्ट कर सकते हो टॉप एजुकेटर्स के साथ, आप अपने डेली स्ट्रक्चर्ड कोर्स को लाइव पढ़ सकते हो जस्ट लाइक आप क्लासरूम में बैठे हो। आप वीकली क्विजेज कर सकते हो, और सिर्फ एसएससी की तैयारी ही नहीं, अगर आप किसी और कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं लाइक यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, बैंकिंग एग्जामिनेशन, IIT या नीट की तैयारी कर रहे हो तो आप अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं आप यहां से गोल को एसएससी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहां पर गोल एसएससी सेलेक्ट किया हुआ आपको दिखाई दे जाएगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आपको सब्सक्रिप्शन परचेज करना है तो आप यहां पर गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे। गेट सब्सक्रिप्शन के बाद आपको पूरी एक अंदाजा लग जाएगा कि कितना पे करना है आपको। आप देखेंगे कि नो कॉस्ट EMI भी अवेलेबल है 6, 12 और 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पे। तो बिल्कुल मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको 24 मंथ्स वाला परचेस करना चाहिए। उसके लिए मैं रीजन भी आपको बताऊंगा कि अगर आप 1 साल के लिए 12 महीने के लिए परचेस करते हो आपको पे करने पड़ रहे हैं 6,000 रुपए, और अगर आप 2 साल के लिए पे करते हो आपको खर्चने पड़ रहे हैं 7200 रुपए। तो 1200 रुपए में अगर आप 1 साल एक्स्ट्रा एक्सेस कर सकते हो तो आपको वो इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि एसएससी का कोई भी एग्जाम्स अगर आप देखोगे तो टाइम से नहीं हो रहा और टाइम लग जा रहा है ड्यू टू अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस। तो आप यहां से प्रोसीड टू पे कर सकते हो, या अगर आप रेफरल कोड यूज करना चाहो तो नीचे मेरा रेफरल कोड आप SSC फॉर श्योर लगा सकते हो। अगर आप यहां से अप्लाई करते हो तो आपको डिस्काउंटेड रेट्स दिखेंगे। अगर आप यहां से अप्लाई करना भूल जाते हो तो वापस से देखो सेम रेट आ गया और आप प्रोसीड टू पे कर देते हो। तो यहां पर फाइनली जब आप परचेस करने वाले पेज पे आते हो, यहां पर आप मेरा रेफरल कोड SSC फॉर श्योर टाइप करते हो और आप अप्लाई पे क्लिक करते हो। तो जो भी डिस्काउंट है वो आपको मिल जाता है। अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा टाइम आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर बिताइए, ज्यादा से ज्यादा कोर्सेज एक्सेस कीजिए जिससे आपको कॉइन्स मिले। उन कॉइन्स को आप यहाँ पर रिडीम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और मैं उसमें अपना एक योगदान दे पा रहा हूँ पॉजिटिव डायरेक्शन में। थैंक यू सो मच।